नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक एक नए आत्मविश्वास का उसके भीतर संचार हुआ है कि यही एक व्यवस्था है जो हमारे सपनों को पूरा कर सके। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया है। उस दिन मैंने कहा कि चुनाव आशा का चुनाव, होप का चुनाव। देश चल पड़ा है, हम चले या न चले। सबका साथ, सबका विकास। सरकार गरीबों को समझती है। नरेंद्र मोदी साहब अब ये सब कहना कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इन सब का वक्त अब नहीं रहा है। उनकी सरकार बन चुकी है, उनके मंत्रियों ने शपथ ले ली है, उनके विभाग बढ़ चुके हैं। चुनाव के दौरान ये जरा गंभीर मसला है। जब मैं यात्रा पर निकला तो शहर और गांव दोनों को पढ़ने के बीच में एक मसला था मेरे सामने कि क्या मैं किसी चुनाव की तरह, बहुत चुनाव पर मैंने रिपोर्टिंग की है, उनका आकलन किया है, क्या फिर मैं किसका समर्थन या किसका कमजोरी ये ढूंढूं या कोई नई बात जानने की कोशिश करूं। तय किया मैंने कि एक नई बात जानने की कोशिश करूंगा। वो नई बात ये थी कि सामाजिक क्षेत्र में जो पैसा खर्च होता है, जो मेरे और आप से लिए गए टैक्स से सरकार जो पैसा जमा करती है, वो जो पैसा खर्च होता है, क्या वो गरीबों तक सही तरीके से पहुंच पाता है। कोई भी सरकार आ रही हो या कोई सरकार जा रही हो, ये बहुत पैसा सरकारें सामाजिक क्षेत्र पर खर्च करती हैं। इसलिए खर्च करती हैं क्योंकि उनकी मंशा होती है कि इसके जरिए उन्हें चुनावी सफलता मिले। कांग्रेस को कुछ स्कीमों की वजह से माना जाता है कि 2009 में सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार अभी आई है, इनके लिए यह इम्तिहान होगा कि ये अपने बजट्स में से सामाजिक क्षेत्र जो है, सोशल सेक्टर जो है, उसके लिए किस तरह का पैसा खर्च करते हैं और ये स्कीमें कहां तक पहुंच पाती हैं। मैं बहुत ही, मेरा जो कार्यक्रम है न्यूज पॉइंट, ये 1 घंटे का था। अलग अलग गांव में मैंने देश के पूछा कि क्या आप लोगों को इन स्कीमों का कोई लाभ मिल पाता है। उसके बहुत छोटे छोटे अंश मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो मैंने कहा नई सरकार आ चुकी है, इन अंशों से आपको साबित हो जाएगा कि कांग्रेस को नुकसान कहां पर हुआ। जैसे मैंने कहा 2009 में किसानों का कर्ज माफ करने जैसे मसलों पर कांग्रेस का मानना था कि उनको फायदा हुआ था, मनरेगा जैसे मसलों पर उनको फायदा हुआ था। फिर कहां पर सब कुछ गड़बड़ हो गया कि कांग्रेस के लिए इस किस्म का नुकसान हो गया। छोटा सा अंश उस चुनाव के समय की रिपोर्टिंग का, एक नरेगा जैसे विषय पर पहले आप देखिए। हम लोग इस बात को बहस कर रहे हैं कि अगर कोई इलाका होता है, उसका अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, उसका औद्योगिकरण हो, तो कहा जाता है कि वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, वहां के लोगों को काम मिलता है। क्या ये बात सही है? यहाँ किसी को रोजगार नहीं मिला और काम नहीं मिला। किसी को रोजगार नहीं मिला। इंडस्ट्री वाला ने सब बाहर से आदमी ला के काम किया। लेकिन 2 साल से अभी घर पे ही हूँ, जॉब ही नहीं मिल रही है यहाँ पे कहीं पे। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एसआर है, रिलायंस है, एलएनटी है, हमारे यहाँ जीआईपीसीएल है, ओएनजीसी हजीरा है, गेल कंपनी है, आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, सब ऑयल सेक्टर की कंपनी यहाँ पे है। फिर भी हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल रहा है वो सब ज़्यादातर साउथ इंडियन लड़के को मिल रहा है, क्योंकि साउथ में एजुकेशन हाई है। वहाँ का आप एजुकेशन, तो आप ये कह रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कहता है कि हमें ज्यादा स्किल्ड लोग चाहिए, ज्यादा कौशल के लोग चाहिए, तो वो यहां पर शिक्षा की वजह से नहीं है। ये हम पूछ रहे थे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है किसी इलाके में, औद्योगिकरण होता है किसी इलाके में, तो क्या ये तय है कि उस इलाके में लोगों को नौकरियां मिलती हैं? क्या ये बात
तय है, ये बात कतई भी तय नहीं होती। हम वापस आएंगे नरेगा के मसले पर, क्योंकि इसमें भी जब पाया गया तो बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया कि लोगों को काम तो मिलता है लेकिन पैसा समय पर नहीं मिल पाता, और अगर पैसा मिलता है तो भ्रष्टाचार के जरिए किसी का घूस होता है, किसी की कट होती है, इसको मिल पाता। अब ये कांग्रेस के समय की गलतियां हैं, इसका हर्जाना कांग्रेस भर चुकी है। चुनाव के नतीजे में दोहराने के लिए आज आपके सामने नहीं बैठा हूं। बीजेपी के अपने एजेंडे हैं, बीजेपी की अपनी इश्यूज है। मैं आपको सबसे पहले अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ अजय दुआ साहब हैं, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स के। मेरे साथ हिमांशु हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जेएनयू के। हर्ष मंदर हैं, आप सब इनको जानते हैं, एक बहुत जाने माने एक्टिविस्ट हैं, लेखक हैं और मेंबर रह चुके हैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के। और मेरे साथ हैदराबाद से डॉक्टर शामिका रवि जुड़ रही हैं, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं और पब्लिक पॉलिसी जो होती है, जनता के लिए जो बनाई जाने वाली नीतियां हैं, उन पर काम करती हैं डॉक्टर शामिका रवि। हर्ष मंदर, मैं आपसे शुरू करूंगा। जब नरेगा के बारे में ये तस्वीर, मैं करप्शन के सिर्फ चार्ज पर नहीं आ रहा, वो कहानियां तो पहले भी थी। सबसे बड़ी कमजोरी ये नजर आई कि आप उसको बेच रहे थे, पिच कर रहे थे कि ये वो स्कीम है जो कांग्रेस लेकर आई, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। जमीनी हकीकत ये थी कि वो बुरी तरह से लोगों तक पहुंचने में नाकामयाब हुई थी। ये वो सबक है जो नरेंद्र मोदी पर भी उतना ही अप्लाई करेगा जितना कांग्रेस पर। जी, हर सरकार पर ये लागू होगा, क्योंकि आई थिंक जो पहले 5 साल सरकार, इस पुराने सरकार के निकले, वो उम्मीद में निकले। बहुत सारी योजनाएं बनी, नरेगा बना, आरटीआई बनी, लेकिन जो सेकंड टर्म में उनके क्रियान्वयन करने में जो शिथिलता थी, वो हम सबको दिखती थी। और कई स्टेट्स में बहुत ही किलिंग इट ऑलमोस्ट बाय इनएक्शन, या आप और इस वर्तमान सरकार में भी मुझे चिंता यही है कि गरीब के लिए योजनाओं की कितनी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन बहुत संक्षिप्त में मैं एक और चीज़ भी कहना चाहता हूं कि जो आपने जो अभी कहा कि जो ग्रोथ के माध्यम से जो आशा की जा रही है, और वर्तमान सरकार का भी और मनमोहन सिंह जी का भी ये था कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो आपने जो क्लिप दिखाया, वो आंकड़े भी यही बताते हैं कि जो हाई ग्रोथ रेट के जो साल थे, उसमें लगभग फॉर्मल सेक्टर में जीरो, मतलब शून्य नौकरियां बढ़ी। और ये दोनों जी, अब ये मेरा मानना, ये इरादा बहुत पक्का हो गया इस बात को लेकर कि ग्रोथ का सीधे तौर पर मतलब रोजगार नहीं होता। मैं पिछले हफ्ते अपने कार्यक्रम मुकाबला में सिर्फ इसी विषय पर चर्चा कर रहा था, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये बहुत सोचने वाले, नीति बनाने वालों को समझना पड़ेगा कि ये ग्रोथ की कहानी या ग्रोथ का राग सुनाकर, जो कि मनमोहन सिंह साहब ने बहुत सुनाया था, इसका मतलब रोजगार नहीं होता है। नौजवान रोजगार चाहते हैं। लेकिन वापस आते हुए मनरेगा जैसे पॉइंट पर, एक बड़ी योजना है। ऐसा नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी जो है उसको विषव्य कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन फिर आप इस तरह के पैसे जो व्यर्थ चले जा रहे हैं, उसको हिसाब कैसे करेंगे? जी, एक्चुअली पूरी दुनिया में एक्चुअली कोई उदाहरण नहीं है नरेगा जैसी योजना कल्पना के तौर पे, क्योंकि कई देशों में वेलफेयर स्टेट्स में जो बेरोजगार है उसको सरकार पैसे देती है। यहाँ पे हमारी कल्पना ये थी कि हम उससे ना देश को या उस इंसान को फ़ायदा होता है, जहाँ आप घर बैठे पैसे देते हैं, तो उसके एवज में वो काम करे, कुछ गांव के लिए बनाए, और उसका सर भी ऊपर रहे, और कुछ उनके हाथों में पैसा भी आए, और गांव का कुछ विकास भी हो। लेकिन उस विश्वास के साथ, उस इच्छा शक्ति के बिना मुझे लगता है कि सरकार दूसरे दौर पे खास करके ऑलमोस्ट जैसे देयर हार्ट वाज़न्ट इन इट, अपने मतलब पूरी मंशा से, नियत से उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। यही मंशा से
पूरे। हाँ, अजय दुआ साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं जो अजय दुआ साहब कोई भी जवाब दे, उससे पहले एक और बात आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में क्या और कोशिश की, क्योंकि ये सामाजिक क्षेत्र का पैसा होता है जिससे सरकारें, नेता अपनी तरफ वोट खींचने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम डीबीटी जो है वो तकरीबन 10 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगी, वो भी कांग्रेस लेकर आई थी। ये अब समझिए कि कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी कितनी गलतियां हुई हैं। दुआ साहब, मैं दो चीज कहना चाहूंगा जी। पहले, भारत एक बहुत बड़ा देश है, हर प्रदेश की जरूरतें और वहां के सॉल्यूशंस अलग अलग किस्म के हैं। अगर हम एक ही प्रकार से इतने बड़े देश को, जो यूरोप की पॉपुलेशन से 3 गुना बड़ा, यूरोप का साइज जितना ज्योग्राफी है या उससे भी बड़ा है, हम अगर एक प्रकार से, एक ही तरीके से वहाँ के सारे सॉल्यूशंस निकालना चाहेंगे कि पूरे देश में एक लगेगा, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। हमने जो मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जब देश में 2005 से 2008 तक 9% रेट ऑफ ग्रोथ हुआ जीडीपी का, आपके पूरे देश में फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट 30 लाख या 3 मिलियन बढ़ी थी। बस 9% हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ पूरे कभी भी हमने लिया हो, और पॉपुलेशन कुछ भी नहीं, तो उसका मतलब क्या? आपको ट्रिकल डाउन जो कहते हैं कि ग्रोथ हो गई, आपको नीचे से गरीबी चली जाएगी या लोगों को रोजगार मिलेगा, वो सत्य नहीं है। किसी अब सरकारी आंकड़ों की जरूरत नहीं है। मैं बार-बार हिमांशु जो पॉइंट में रख रहा हूं कि बार-बार आपने जाकर, मैं आप सभी लोगों को, हमारे स्टीम पैनल को अपने कार्यक्रमों की सीडीज भी दूंगा, वो सवाल वही थे। और सबसे दुखदाई स्थिति ये थी, और ये किसी की नरेंद्र मोदी के हाई पिच कैंपेन वगैरह की बात नहीं है या कांग्रेस के हाई पिच, सवाल वही थे, सबसे दुर्भाग्यशाली जवाब भी वही थे। जी नहीं, मैं मनरेगा के बारे में अब कहना चाह रहा था जी। मनरेगा जो बनाई गई है, हाँ, हमने उसके लिए जो पहले तैयारी करनी चाहिए बिल्कुल नहीं की। मनरेगा का जो बेसिस था वो था रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र सरकार की। 1973 में महाराष्ट्र में शुरू में एक ये योजना शुरू की गई कि कोई भी एबल बॉडीड आदमी, ह्यूमन बीइंग हो, उसको हम 3 माइल में अपने घर से हम उसको नौकरी देंगे। उसके बाद जब 10 साल वो योजना चला ली गई, उसके बाद उसको स्टैट्यूटरी या लीगल बेसिस दिया गया कि अगर सरकार आपको नौकरी नहीं दे पाई तो सरकार आपको मुबादला देगी। मतलब 10 साल लगा तैयारी करने में आपको उसको स्टैट्यूटरी एश्योरेंस देने के लिए। उस बीच में क्या हुआ, हर गांव का सर्वे हुआ कि उस गांव में क्या प्रकार के एसेट्स, पानी बढ़ाने की क्या योजना बन सकती है, सड़क क्या बन सकती है, स्कूल क्या बन सकता है, डिस्पेंसरी क्या बन सकती है, कि हम कहां पे अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर को यूज करके प्रोडक्टिव एसेट बनाएंगे। पर जब इस बारी हमने देश में देशव्यापी ये योजना बनाई, तो मुझे नहीं लगता हमने स्टेट्स को उस कॉन्फिडेंस में लिया था जो चाहिए था कि भैया हम योजना बना रहे हैं, आप तैयारी करिए। यही तो पॉइंट है मेरा, लेकिन फिर भी आपने उसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश की। प्रोफेसर हिमांशु, फिर मैं डॉक्टर रवि के पास जाऊंगा। यही तो मेन समस्या है कि आपने उसको सियासी तौर पर भुनाया। 2009 की आपकी कहानी में आपको लगा रही तो बड़ा, आप किसानों का कर्ज माफ करिए, आपको धड़ से जो है 15 करोड़ वोट गारंटी होता है। लेकिन इस बार ये उल्टा पड़ गया, और ये अगर कांग्रेस को उल्टा पड़ गया तो किसी और को क्यों नहीं उल्टा पड़ेगा? देखिए, उल्टा नहीं पड़ा है। हाँ। यूपीए 1 जो था वो कुछ मामलों में बिल्कुल क्लियर था, खास करके आम आदमी के जो मुद्दे हैं उन पे बिल्कुल क्लियर था। हाँ। ये सिर्फ मनरेगा की बात नहीं है, ये जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन की बात है, आपके जो ट्राइबल बिल है और बाकी सारे जो भी उन्होंने जो सोशल सेक्टर में किए थे, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा था। और ना ही मैं सहमत हूं अजय दुआ साहब की बात से कि उसके लिए प्रिपरेशन नहीं था। एक्चुअली 2006 से लेकर 2010 तक अगर आप देखें, 2009-10 तक, तब मनरेगा का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ा है, पीक किया है 2009-10 में जाके, और उसके पहले काफी फुट लोगों का जमीन पे ये जरूर कहना था। प्रोफेसर एक मिनट, मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, जो अलग अलग राज्यों गांव के तजुर्बे के आधार पर मैंने आपसे कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा अंततः मुझसे कि उनको काम नहीं मिला। दिक्कत ये थी कि किसी पटवारी या ठेकेदार पर उनको काम मिलना निर्भर करता था, जिसके 4 से 5 महीने बाद उनको पैसा मिलता था। उस 4 से 5 महीने के अंदेशे में वो सूद पर पैसा लेते थे, क्योंकि आपको कोई सीधा तरीका नहीं है उनको उस पैसे, ऐसा नहीं कि कोई बैंक उनको कह रहा था कि आप हमसे सूद पर पैसा ले लीजिए।
और उसके बाद उनको उसमें से 25 से 30% ब्लॉक ऑफिसर या किसी को घूस देनी पड़ती थी उस पैसे को रिलीज कराने के लिए। इसीलिए उनको शुरुआत में तो लगा होगा कि नरेगा के माध्यम से काम, क्योंकि आप सबको पता है कि गांव और किसान में खेती जो है उसके लिए कितना लेबर इस्तेमाल होता है। बाद में उनके समझ में आना कम हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बाद में समझ आने कम हो गया। हाँ। ये जनता, यही जनता ने 2009 में कांग्रेस को वोट दिया और अप्रत्याशित रूप से जो है इनको वोट, ज्यादा वोट दिया, यूपीए को दिया। सवाल ये हुआ कि 2000 जो पहला जो यूपीए का टर्म था 2005 से 4 से लेकर 2009 के बीच में, उसमें यूपीए इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी लगी हुई थी। 2009 से 14 वाली जो पूरी यूपीए की सरकार थी, ये इस पूरे मुद्दे से पॉलिटिकली भी हट गई थी। ठीक है। रेटरिक के टर्म्स पे वो नरेगा भी बोलना बंद कर दिया था उसने। इस पूरे इलेक्शन के दौरान भी अगर आप ध्यान दें तो ठीक है। तो ये जो पूरा मुद्दा था, और नहीं बल्कि इतना ही नहीं था कि वो मनरेगा के लिए काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय करने की पूरी तरीके से कोशिश भी की गई। वेजेस कम किए गए, वेजेस पे फ्रीज किया गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये आवेदन देती है कि अब वेजेस को कम कीजिए। फंडिंग एनआरईजीए की 40,000 थी 2009-10 करोड़ में, अभी आके 30,000 करोड़ रुपए पहुंच गई, 33,000 रुपए करोड़ पहुंच गई। वेजेस बढ़े हैं 60%, खर्च जो है एनआरईजीए पे आपका घट के जो है वो 25% 30% जो है कम हो गया है। तो इफेक्टिव, ठीक है, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, आपके हिसाब से काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ये, because the government was not at all interested in taking credit of this. It went into a completely different, politically went into a different trajectory. ठीक, and that trajectory is where it come to. लेकिन सरकार इसका क्रेडिट ले ना ले, लेकिन थी तो ये आम जनता के लिए स्कीम ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर, अभी आपको क्या लगता है कि जब आप एक राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अजय दुआ साहब का कहना है, हर्ष मंदर बार बार मुझसे ये बात मेरे बाकी कार्यक्रम में भी कहते रहे हैं कि इसका प्रभाव नीचे नहीं पहुंच पाया, आप बड़े स्तर पर इस तरह की योजनाएं खोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन को ना आप चेक कर पाते हैं तरीके से, ना आप मॉनिटर कर पाते तरीके से, फिर स्वाभाविक है कि जनता के बीच आपके खिलाफ बेहद गुस्सा पैदा होता है। प्रोफेसर हिमांशु का यहां मानना है कि पॉलिटिकल एजेंडे से भी हट गई थी नरेगा। आप मानते हैं ऐसा हुआ कांग्रेस के साथ? अब ये प्रश्न इसलिए पूछा कि ये सब बीजेपी के साथ दोहराया जा सकता है। करेक्ट जी। सो देखिए, एक हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, और हम लोग अनदेखा कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज, इट इज नॉट अबाउट इसका कैसे रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आया। आई हैव स्टडीड द एनआरईजीए इन अ लॉट ऑफ डिटेल, लेकिन ये है कि it's designed with a lot of good intention, but ये सारी problems जो हैं, we had preempted, we knew that these problems are going to happen. और ये सवाल जो इन्होंने किया कि इंडस्ट्री आ रहा है लेकिन जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन ये नहीं कि सरकार जाके जॉब्स दे। You have to ask the right questions कि why is it that industry आ रही है लेकिन it's not getting translated into local jobs. So now you are talking about labor reforms, you're talking about big structural problems. नहीं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो मैंने अभी हिस्सा दिखाया था अंशाह का, इसकी आपको 20 सेकंड में कहानी सुना देता हूं। 1980 में यह हजीरा का इलाका था, वहां का एक छोटा सा गांव था। माधव सिंह सोलंकी के समय में ये जमीन जो है औद्योगिकीकरण के लिए ली गई थी। ये मोदी के गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं। उस गांव में जाकर 1989 में इंदिरा गांधी ने स्पीच दी थी और कहा था गांव वालों को कि आपकी जमीन ली गई है, आपको इसके लिए काम मिलेगा, निरंतर काम मिलेगा। 20 साल तो खाली गांव वालों ने जमीन के प्राइस के मुआवजे की लड़ाई लड़ी, कीमत के लिए, जो 8 रुपए कुछ पैसे थी। अंत में जाकर 20 साल बाद उन्हें 20 रुपए कुछ पैसे मिली, और काम तो उनको इंडस्ट्री लगने के बाद, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पीएसयूज हैं उस इलाके में, काम तो उनको मिला ही नहीं। तो अब समस्या फिर वही नरेगा पर आकर रुकती है कि ये वाला काम भी नहीं मिल रहा है लोगों को गांव में, और जैसे प्रोफेसर हिमांशु पॉइंट आउट कर रहे हैं कि खेती किसानी वाला काम भी नहीं मिल रहा है। तो ये स्कीमें किसके काम के लिए फिर बनाई जा रही है? जी डॉक्टर रवि, अगर आप मुझे सुन सकती हो। जी हर्षवर्धन, मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर रवि के पास वापस जाने की। मेरा पॉइंट यही है कि आपको ना व्यापार की वजह से काम मिल पा रहा है, ना आपको सरकार की वजह से काम मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये, मैं सारे तरक्कीशुदा राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, पहले उनकी कहानी बता रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं बता रहा हूं आपको अकेले। अभिकांत, मैं बहुत पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं, और मुझे डर है
कि जो गुजरात मॉडल की बात हम कर रहे हैं आज, वो लगभग शुद्ध तौर पे यही सोच है कि हम उद्योग को बढ़ावा दें, उसमें लैंड एक्विजिशन के, लेबर लॉज के, इन्वायरमेंट के जो भी समस्याएं आती हैं उनको बहुत दृढ़ता से अलग करेंगे। इस कारण से, इसलिए नहीं क्योंकि हमें उद्योगपतियों से मोहब्बत है, इस कारण से इसके हमारा वादा है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। वो भी नहीं हो रहा है और बहुत साफ दिखता है कि नहीं हो रहा है। और जो नरेगा जैसी योजना, और कई मेरे दोस्त और साथी ये कहते हैं कि आप कब तक अपेक्षा करेंगे कि गरीब पत्थर तोड़ के अपना पेट भरेगा। मेरा जवाब यह है कि मेरी इच्छा नहीं है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी पत्थर तोड़ के अपना पेट भरे, लेकिन एक सोशल प्रोटेक्शन मतलब ये है कि जब तक दूसरी व्यवस्थाएं, दूसरी नीतियां उसे रोजगार या उसकी गरीबी को दूर करने में सफल नहीं हो, तब तक सम्मान के साथ वो जी सके, वो एक सोशल प्रोटेक्शन योजना है। तो हमारी सोशल प्रोटेक्शन योजना भी हमने एक तरफ एक्चुअली इन प्रैक्टिस अलग कर दी है, और जो आर्थिक विकास के जो लाभ हैं वो भी गरीब को नहीं मिल पाया है। मुझे नहीं दिख रहा है कि वर्तमान सरकार की परिकल्पना में कुछ अंतर है, बल्कि उसको और आगे इसी रास्ते पे चलने का डर है। मुझे लगता है कि जो एक समूह है जो लाभान्वित है आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ से, वो तो खुश है, लेकिन जो गरीब है वो और ज्यादा पीछे रह जाएगा। कल प्रॉफिट चैनल पर था हमारे एनडीटीवी के ही, तो मैंने उनको कहा था, क्योंकि वो मार्केट्स के विषय पर, तो मैंने कहा था उस चैनल पर कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत ने उनको वोट दिया है और इंडिया ने उनको बैक किया है, तो उनको इसका समन्वय, इसका बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। मैं आऊंगा दुआ साहब, अजय दुआ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का। जैसे मैंने इस पॉइंट को रखा, एक और विषय पर आएंगे, वो है मिड डे मील। बहुत समझिए कि ये कितना बड़ा मसला है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा बिल, ये प्रश्न भी थे उसी चुनावी यात्रा में। बहुत ही छोटे छोटे अंश में आपको दिखा रहा हूं। मैंने लोगों से पूछा कि इसका आपको क्या प्रभाव नजर आता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर खाद्य सुरक्षा है, तो जहां पर जिन स्टेट्स में पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहतर होगी, जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में नजर आती है, वो उसका ज्यादा फायदा लेंगे। इस विषय पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा। हम पहले बात कर रहे थे नरेगा की। अब नीतियों का फायदा नहीं मिलना, यह बड़ी एक पारंपरिक कहानी से बनती जा रही है भारतीय समाज और सिस्टम की। हम बात करेंगे, इससे खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, सर्व शिक्षा है, इस तरह। लेकिन खाद्य सुरक्षा पर हम थोड़ा सा, सब विषयों पर एक दिन में चर्चा नहीं हो सकती, मैं लगातार अलग अलग मसलों पर चर्चा करूंगा। ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरल सीधा मतलब क्या है? गरीब को कम पैसे में अनाज मिले, पहली बात। या अगर वो इतना गरीब है कि वो अनाज भी वो नहीं खरीद सकता, तो उसको अनाज मिले ताकि वो भूखे पेट ना रहे। और सरकार की एक योजना के तहत उसकी खाने की क्षमता जो है, खाने की जरूरत जो है, वो सुरक्षित रहे। यही हुआ एक सरल परिभाषा खाद्य सुरक्षा की। एक छोटी सी तस्वीर मैं उसको आपको दिखा रहा हूं। एक हिस्से की तस्वीर जो है, सगहट गांव एक था 25 किलोमीटर बनारस से। अब तो बहुत ही हाई प्रोफाइल है, नरेंद्र मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी बनारस, वहां का गांव। और एक और नरेंद्र मोदी जी के गुजरात का एक इलाका है, भरूच, सब जानते हैं उसके बारे में। उसका एक छोटा सा गांव था, जूना बोरबाटा। यहां की छोटी छोटी दो तस्वीरें मैं आपको पहले दिखा रहा हूं। सर्व शिक्षा मिशन, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो कौन पढ़ रहा कौन बढ़ रहा समझ में नहीं आ रहा है। जो बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए स्कीमें होती है, ये सब पहुंच पाती है लोगों तक? हमको तो नहीं लगता पहुंच पाता है। हाँ। जैसे जितना मिलना चाहिए, और वो क्या होता है कि वहाँ यहाँ पहुँचते पहुँचते बच्चों तक तो अगर पूरा पहुँचे तो बहुत ज्यादा उनको लाभ मिले। तो पता है खाद्य सुरक्षा क्या होता है? घर में अनाज पहुंचाना चाहती है सब हिंदुस्तान। अभी तक आया ही नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा? आया ही नहीं मतलब? यहाँ तो कुछ आता भी नहीं है, इधर गांव में कुछ मिलता ही नहीं है। अनाज पानी खाली रेल नदी में जो बाढ़ आता है नहीं, हाँ? उसी टाइम पे अनाज आया था, बाकी आगे अभी तक कुछ आता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब नदी में बाढ़ आई थी,
तब उनके पास अनाज आया था। मेरे सामने आंकड़े भी रखे हुए हैं, बहुत मतलब मिड डे मील के लिए 2013-2014 में 13,215 करोड़, 2014-2015 में 13,152 करोड़ जो है सर्व शिक्षा के लिए, 27,258 करोड़ 2013-2014 में, सर्व शिक्षा के लिए 27,635 करोड़ 2014-2015 में। ये सब आंकड़े बदलते रहेंगे, ये सब जैसे प्रोफेसर हिमांशु दुआ साहब आपको समझाएंगे, ये बजट्स पर सरकारों के निर्भर करते हैं। हिमांशु, मूल सवाल क्या है? फूड सिक्योरिटी आपने, चलिए आप नरेगा के पॉलिटिकल एजेंडा से हट गए कांग्रेस मिसाल के तौर पर, फूड सिक्योरिटी पर तो आप कायम थे कि आपने कहा खाद्य सुरक्षा, मैंने ये सबसे बड़ी चीज जो है, नहीं एक में भी बात पूरी जान लीजिए। अब ये आपकी पीडीएस प्रणाली पर निर्भर है पूरी तरह से, वो भी जिस राज्य की पीडीएस प्रणाली बेहतर है उस राज्य ने इसका पॉलिटिकल फायदा भी लिया। ये सब बड़ी चुनौतियां नहीं अभी भी। जो मूल बात मैं कह रहा था नरेगा के मामले में भी, हाँ, कि आपका सिर्फ पॉलिटिकल विल होना नहीं, उसको आपको ग्राउंड पे किस तरीके से आपने इंप्लीमेंट किया है वो भी बहुत मैटर करता है। पीडीएस को जिन स्टेट्स ने अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, हाँ, उनको लाभ मिला है। तो ये बात सही है कि बीजेपी वालों को कांग्रेस की स्कीम का लाभ मिला। ये बात तमिलनाडु मिला है, जयललिता को मिला है, ओडिशा में नवीन पटनायक को मिला है, छत्तीसगढ़ में मिला है, जो भी 2 स्टेट जहां सबसे ज्यादा तख्ता पलट एक तरीके से कहेंगे, जहां वह पीडीएस सबसे खराब है, यूपी और बिहार। पीडीएस में सबसे बॉटम की जो रैंकिंग है, ये 2 स्टेट है, यूपी और बिहार। इन दोनों में जो है वो जो डिससैटिस्फैक्शन था लोगों का पब्लिक प्रोग्राम्स के, पर इंप्लीमेंटेशन एक पार्ट है, और इसको किस तरीके से ले जाना, कांग्रेस राष्ट्रीय ये फूड सिक्योरिटी को क्यों नहीं भुना पाई? आप 2009 में वादा करते हैं, 2013 दिसंबर में आप जाके पास करते हैं, आप इंप्लीमेंट कर नहीं रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों के दिमाग में भी ये चीज बिल्कुल जाहिर तरीके से, मैं हर्षवर्धन को हर्ष एनएसी में थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में, जिसने बहुत पहले तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि इसको आप लागू करिए, फिर तमाम सरकारी मसले, अब उसमें क्या आज चर्चा करना। लेकिन हर्ष, जब ये सुनने को आता है कि गांव में बाढ़ आई तो अनाज आया, बड़ा सीधा सा सेंटिमेंट है यहाँ पर। गांव, हमने पूछा कि भाई ये भरूच में पूछा, मान लीजिए, मैं यहाँ पर जाके गुजरात की आलोचना ये सब बनी, चुनाव हो चुके हैं, हम बड़े विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी क्या करेंगे ये सब विषय नहीं है। अब आप पूछ रहे हैं तो पहला जवाब मिल रहा है जब बाढ़ आई थी तो अनाज आया था। वो भी मतलब एक तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बहुत बाढ़ आ गई थी, ऊपर से अनाज की बोरी हेलीकॉप्टर से गिरी थी, तो वो वाला अनाज था। कहाँ है फूड सिक्योरिटी? हर्ष जी, एक्चुअली वही मुझे भी बहुत पीड़ा पिछले 3-4 सालों में सरकार को देख के हुआ था, क्योंकि जब अगर हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट और जैसे पहले साल में ही 2010 तक उसकी पूरी रूपरेखा भी बन गई थी, सरकार की इच्छा शक्ति होती, उसको प्राथमिकता मानते, उस वक्त से उसको लागू करते और पूरे दिल से करते। ब्राजील एक देश है जिसने इसी तरह की योजनाओं को बहुत बड़े स्केल पे लिया, जीरो हंगर। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट लूला हैं, वो तो देश को बार बार कहते थे कि मेरा सपना है कि ब्राज़ील में कोई भूखा नहीं सोए। मेरा सपना ये है कि ब्राज़ील में कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, उस खाई को मैं बांटना चाहता हूँ। इस तरह की बात पॉलिटिकली भी, नैतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे कहीं भी हमने नहीं सुना। तो जब आप मतलब अपने टर्म के बिल्कुल अंत में बिल्कुल एक बहुत कमज़ोर किस्म के बिल को पास करते हैं और उसको लागू करने की कोई इच्छा नहीं होती, तो लोग कहाँ, और मुझे लगता है कि अगर सचमुच मार्केट्स पे विश्वास होता तो कम से कम उसको पूरी तरह से करते, वेलफेयर पे विश्वास था उसको पूरी तरह से करते, ना उधर के रहे। मैं इसमें 2 चीजें कहना चाहता हूँ जी। पहली है कि ये जो हमारी फूड सिक्योरिटी स्कीम बनी है, ये गलत डिजाइन ही इस योजना का गलत था। ठीक है, हमने पीडीएस सिस्टम जो बनाया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेसिस था कि जब कोई चीज कम हो गई उसका आप समान रूप से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसलिए पीडीएस, चीनी कम हो गई, चीनी को हम पीडीएस से देंगे, तेल कम हो गया, खाने पीने का तेल तब देंगे। अब हमने वही सिस्टम आज तक उसको हम चला रहे हैं, अब एक वो चलाते आ रहे हैं और देशव्यापी हमने फूड सिक्योरिटी बिल बनाया, हम सब कुछ सरकारी तरीके से करना चाहते हैं। क्यों करें? वो गलत चीज है। कारण जिस चीज के आपके पास अब स्टोरेज है,
आपके पास स्टॉक है गेहूं का, चावल का या ज्वार बाजरा कहीं, तो वैसे अन्न के लिए हमें बिल्कुल ये फूड सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं थी। हमें उनको, लोगों को एंटाइटलमेंट देना है। ये लीजिए पैसा या फूड स्टैम्प। क्या होता है देखिए, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको फूड स्टैम्प कहते थे। जो चीज भरपूर मिल रही है उसके लिए आप गरीब हैं, आपके पास इनकम नहीं है, तो हम आपको पैसा दे रहे हैं। जो चीज कमी है कि हर आदमी, बाजार में भाव बढ़ जाएगा, ज्यादा लोग गए, तो हम आपको उसके लिए एंटाइटलमेंट दे रहे हैं कि ये कूपन लो या स्टैंप लीजिए कि आपके पास 4 किलो का हुआ। अगर हम सरकारी सिस्टम से सब चीजें बांटना चाहें और इतने बड़े देश से, और हम तब भी नहीं सीखते कि 60-70 साल में हम ये चीज ठीक तरह नहीं कर पाए, तो हमने, मुझे लगता है, अपनी योजना बनाई। बहुत जल्दी से, बहुत कम वक्त है, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर देना। पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके का प्रॉब्लम हमारे यहाँ मेलन्यूट्रिशन का है, उसमें सरकार को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। पीडीएस के फॉर्म में आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। एक्चुअली जो गलती जो कांग्रेस सरकार ने की, वो यही की जो एडवाइस दुआ साहब दे रहे हैं। पूरा 2 साल का उनका जो पूरा टर्म रहा, वो फूड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने और उसको पास करने के बजाय वो आपका पैसा आपके हाथ के चक्कर में लगे रहे। डीबीटी के ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर, ये सब करते रहे, और ना उनको उसका फायदा हुआ। बल्कि जिन राज्यों में पीडीएस सही तरीके से काम कर रहा है, और ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे राज्य हैं, करीब 4 या 5 ऐसे राज्य हैं जहां पीडीएस में लीकेज नहीं है। सही बात है। और ये अन्य देते हैं, मैं वापस भ्रांति डॉक्टर रवि के पास हैदराबाद में, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं जाते जाते 10 सेकंड में सिर्फ एक बात कहूंगा। तमाम गरीब लोगों से मैंने ये भी पूछा, उन्होंने मुझे 2 लॉजिक समझाए जब मैंने उनसे खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न पूछे। पहली बात तो बहुत लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास भैया राशन कार्ड नहीं है तब क्या करें? क्या कर रहे हो? अब किसी के पास अगर जमीन नहीं है तो उसके पास राशन कार्ड नहीं होगा। अगर वो दिहाड़ी की खेती कर रहा है तो उसके ऊपर, उस पर मनरेगा की निर्भरता है कि काम मिल जाए, और उसके पास अगर अनाज की कमी है तो राशन कार्ड और ब्लॉक स्तर पर उसका नाम नहीं लिस्ट में होने की वजह से, तो उसको अगर स्कीम है तो उसका भी लाभ नहीं मिल सकता। दूसरी बड़ी अच्छी बात किसी ने मुझे बताई कि करते क्या है वहां पर, जिसे हम जमाखोरी कहते हैं, होर्डिंग कहते हैं, कि जो अनाज गांव में या ब्लॉक में आया किसी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के तहत, उसको तो वहां का पटिवारी या पटीदार जो है या ब्लॉक प्रमुख मिलकर कर लेते हैं जमा। जो पहले अनाज पड़ रहा होता है, जो सड़ रहा होता है, उसको करते हैं रिलीज। अब ये बड़ी स्थानीय समस्या है। ये यहां पर योजना आयोग या नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, भारत सरकार के तमाम मंत्रालय में आपको दिखा चुका हूं एक दफे, ये यहां पर बैठे लोग नहीं तय कर सकते। बड़ा मुश्किल काम है ये। क्यों जिम्मेदारी लेना चाहते हैं पूरे देश की कि सब किस्म के मैं आ रहा हूं एक छोटी सी विषय में कह रहा हूं, इसको जरा सुनिए। ये बहुत गंभीर बहस है। इसे समाज के अलग अलग हिस्सों के लिए स्कीमें आती। मैं खुद भी ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई ये इतनी स्कीमें बार बार लगातार लाने की, 7,000 रुपया उत्तर प्रदेश में लड़की की शादी का मिलता है, और मुझे स्पष्ट तौर पर बताया गया कि अगर आपको 7,000 रुपए चाहिए तो 3,000 रुपए का कट है, जो भी स्थानीय प्रशासन उसका, फिर लड़की की शादी के आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। कहीं मत जाइएगा, कुछ गंभीर विषयों के साथ मैं वापस आ रहा हूं। कुछ और मैं छोटे छोटे अंश इसमें ने कहा कि नीतियों को लेकर, जैसे आप खाली पूछिए भाई क्या हो रहा है, क्या कौन सी नीति मिल पाती है। एक और छोटा सा अंश मैं आपको दिखा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश के ही एक गांव की तस्वीर है। हम खाली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं यहां पर दलित हैं, आदिवासी हैं, इस गांव में रहते हैं, तो ये सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं उनके बारे में, स्कीमें, योजनाएं, कुछ पता चलता है इनको? कुछ पता नहीं चलता। हाँ, कोई पता नहीं चलता। कोई पता नहीं चलता। बड़े बड़े लोगों को चलता है। हाँ। जिसको मिलना चाहिए। हाँ। सामान्य दलित सब बराबर ही है यहाँ, कोई फैसिलिटी न तो दलित लोगों के लिए है न सामान्य लोगों के लिए। हम लोगों के लिए कोई स्कीम नहीं आती है, केवल वोट लेने के लिए। हाँ। सब नेता लोग कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, लड़कियां पास होगी तो उनको कन्याधन मिलेगा। हाँ। ये मिलेगा, कुछ नहीं। नेता वही आवत है जब वोट लिए खुद बस, और बाकी नेता वता केहू नहीं दिखाई पड़त। या चुनाव पड़े कौनो पड़े तो यहाँ
जैसे छोटे छोटे आदमी के हैं जो दौड़े वाले हैं 100-250 रुपया दिन, भाई फलाने बला लियो, चलो गाड़ी में बैठा के जनता बटोर के लेके आओ। तो ये लोगों की आवाज है। डॉक्टर रवि, बहुत देर से मैं आपके पास आने की कोशिश कर रहा था, बहुत कम समय है, सिर्फ 1.5 मिनट का। तो ये आपने कहा कि आपने इन विषयों पर बहुत काम किया, तो अगर किसी आम हिंदुस्तानी को गांव देहात में फायदा लेना है कि किसी खाद्य सुरक्षा का, पीडीएस जैसा कि आप दोनों लोग मानते हैं जिन राज्यों में अच्छा कर रही है वो तो अलग तस्वीर है, जिन राज्यों में खराब कर रही है तो फिर क्या है, फिर वो तो हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, क्योंकि ये लाभ तो कभी उन तक पहुंचेगा ही नहीं। नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा। That is the problem with these schemes, that they are so badly designed that none of this is shocking. PDS, there is a reason it has not worked for so long. And हम लोग, we keep repeating the same mistake. So I think, Abhigyan, your emphasis now has to be कि what is the restructuring? What should we do moving forward? मैं इसीलिए इस विषय को बहुत अच्छी बात आपने कही उठा रहा हूं कि नई सरकार आ गई है कि क्या वो कांग्रेस की गलतियों को दोहराएगी, और यहां पर इसमें कहा चुनाव हो गया, गुजरात मॉडल, ये मॉडल हो गया, ये सब टीवी पे हाथ हिला के बहस, ये बड़ा गंभीर मसले है। प्रोफेसर हिमांशु, आप लोगों से 20-20 सेकंड में रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सरकार क्या कर सकती है इन स्कीमों की? देखिए, एक तो स्कीम्स का कवरेज, आपको जो पीडीएस जैसी स्कीम्स हैं, मोर यूनिवर्सल लेस लीकेज, दैट इज एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वाले जो सिस्टम्स हैं, उनको आपको इन्फोर्स करना पड़ेगा। उसमें राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका, सोशल ऑडिट। सबसे महत्व का मेरे मन में जो विषय है, आप कोई भी योजना बनाएं तो उसको डिलीवरी सिस्टम क्या होगा, कैसे उसको आप बेनिफिशियरी तक, लाभान्वित आदमी तक ले जा सकेंगे, अगर वो नहीं सोचेंगे तो योजना बीच में ही अटक जाएगी। फिर सरकारी दफ्तरों में बैठ के ख्याली पुलाव मत बनाइए। हर चीज हम उसी पटवारी या उसी जो ग्रामीण ब्लॉक ऑफिसर का नीचे जो काम करते हैं, कहीं विलेज लेवल वर्कर बोलते हैं, कहीं उसका और बोलते हैं, हर योजना आप अगर उसी के थ्रू करना चाहेंगे, आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि उसके पास बहुत ज्यादा काम है, वो उतने हर आपकी योजना को लोगों तक नहीं पहुंचा। आप सबका हर्ष मंदर, प्रोफेसर हिमांशु, अजय दुआ साहब, डॉक्टर शामिका रवि, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस आऊंगा इन विषयों पर। कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरे जैसे मूर्ख की तरह कोट टाई पर पहनकर अगर इन विषयों को उठाएं, या आप जैसे मेरे साथी नवनीत कह रहे थे गमछा पहनकर घूमकर इस विषय को उठाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जरूरी है कि ये विषय उठे। जैसे मैंने आपको इस कार्यक्रम के शुरुआत में दिखाया था, उसी पर अंत करूंगा कि मोदी साहब अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत के बाद जब एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये कि ये सरकार गरीबों के लिए होगी। तो जितनी ये योजनाएं हैं, मैनिफेस्टो उनका अपना है, उस ट्रैक को, उस रास्ते को तय करना होगा। मैं ये मुद्दे उठाता रहूंगा। फिलहाल नमस्कार।